बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में आपका नेक्स्ट ऐसे है अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम रिटन बाय B.R. अम्बेडकर। ये हमारे राइटर हैं भीमराव अम्बेडकर जी। इनके बारे में हम सभी जानते हैं। इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। आगे थोड़ी डिटेल हम समझ लेते हैं ऑथर के बारे में। हमारे राइटर का जन्म 1891 में हुआ था और जो B.R. अम्बेडकर जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म बच्चों भीमराव रामजी अम्बेडकर है। कई बच्चे B.R. अम्बेडकर को भीम B स्टैंड फॉर भीम, R स्टैंड फॉर राव ये मान लेते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। R स्टैंड फॉर रामजी। सो भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका फुल नेम है। ऑल्सो नोन एज बाबा साहेब अम्बेडकर। इनको बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से भी जाना जाता है। आगे थोड़ी डिटेल हम समझ लेते हैं। अम्बेडकर जी इंडियन जूरिस्ट थे यानी वकील थे और इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, पॉलिटिशियन थे और सोशल रिफॉर्मर थे यानी सामाजिक रिफॉर्म्स में इनका बहुत बड़ा रोल था। इंस्पायर्ड द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। इन्होंने दलितों के नाम पे जो बुद्धिस्ट मूवमेंट आंदोलन चला था उसमें भी उसको इन्होंने ही इंस्पायर किया था। कैंपेन्ड अगेंस्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द अनटचेबल्स। जो छुआछूत की जो सामाजिक बुराई हम कह सकते हैं उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता था दलितों को, उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा, अभियान चलाया था। कैंपेनिंग का मतलब होता है अभियान चलाना। आगे अगर उनकी एजुकेशन की डिटेल के बारे में हम बात करें तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ये इन्होंने स्टडी किया था और इनके अलावा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी इनकी एजुकेशन रही थी। इनकी ये जुड़े थे वहां से भी। प्रोमिनेंट रोल इन फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है जो हमारा संविधान है उसकी फ्रेमिंग में भी इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था। क्या रोल रहा था इन पर्टिकुलर अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये हमारे जो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उस कमेटी के अम्बेडकर जी क्या थे, चेयरमैन थे। अगर कोई पूछे आपसे कि अम्बेडकर जी का क्या प्रोमिनेंट रोल रहा था इन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में क्या रोल था, तो हम बता सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ये चेयरमैन रहे थे। आगे है इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था 1990 में। देखिए आप देख सकते हैं 1990 में 1990 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। बच्चों इस वर्ड का मतलब है मरणोपरांत। एक शब्द आता ना मरण उपरांत। मरण प्लस उपरांत कहने का मतलब है कि आफ्टर डेथ इनको भारत रत्न 1990 में मिला था। अब हम ऐसे के बारे में थोड़ी डिटेल समझ लेते हैं। द मेन कंटेंट ऑफ द ऐसे है, इसके बारे में पहली बात यही है कि हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स बिलीव दैट अनटचेबिलिटी एंड द कास्ट सिस्टम आर सेपरेट। कि जो भारत में हिंदू समाज के जो परिवर्तनशील जो समाज सुधारक लोग हैं उनका मानना है कि जो कास्ट सिस्टम है, जातिवाद है और जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, ये दोनों अलग हैं, ऐसा उनका माना जाता है। दे थिंक दैट वो सोचते हैं रिमूविंग अनटचेबिलिटी विदाउट अटैकिंग कास्ट सिस्टम इज पॉसिबल। उनको लगता है कि कास्ट सिस्टम को भले ही आप मेंटेन करके रखो उसके बावजूद अनटचेबिलिटी को हटाया जा सकता है, लेकिन बट द राइटर डज नॉट एग्री विद दैम। लेकिन राइटर उनसे सहमत बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों अगर ग्रामर की थोड़ी सी बात करें तो दे हमारा प्लूरल था, दे के साथ थिंक है। अगर दे के बजाय सिंगुलर होता तो थिंक के साथ एस आता, यानी सिंगुलर आपका जो नाउन होगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया है। और दे या फिर वी या फिर एनीवन हु इज प्लूरल और उस प्लूरल के साथ आप प्लूरल वर्ब को यूज करेंगे। कहने का मतलब है दे थिंक। आई होता तो भी थिंक, शी होता तो थिंक्स, ही होता तो थिंक्स और यू होता तो थिंक, क्योंकि यू प्लूरल है। तो ये मैंने कुछ ग्रामर की बात बताई। एक और इसी लाइन में हम समझ लेते हैं। आगे जो आपका ये जो ग्रामर का वर्ड आया है डज नॉट, डजंट एग्री, डज नॉट। द राइटर जो हमारा सिंगुलर है उसके साथ आया है डज नॉट। अगर राइटर की बजाय यू होता तो यू के साथ होता डू नॉट। डू नॉट को शॉर्ट में हम लिखते हैं डोंट। सो यू डोंट, ही डज नॉट, शी डज नॉट, आई डू नॉट। आई के साथ भी डू नॉट ही आएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। हमारे राइटर उनके साथ सहमत नहीं है, यानी हमारे राइटर का कहना है कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को एक साथ ही खत्म किया जा सकता है। इसके बारे में लॉजिक हमारे राइटर देते हैं और वो कहते हैं कि एक मनुस्मृति नाम से एक धार्मिक ऐसी पुस्तक है हिंदू समाज में, और उस मनुस्मृति में वर्ण का जो डिवीजन किया गया है, वर्ण विभाजन किया गया है। ये वर्ण बच्चों हिंदी में ये वर्ण होता है और इसमें अ है लास्ट में। अब इसमें वर्ण का जो स्पेलिंग इंग्लिश में लिखा है ये ए है, VARNA, तो इट इज नॉट वर्णा, इट इज वर्ण। अब अण है, यह इंग्लिश में नहीं होता, अण हिंदी में है। जैसे P स्टैंड्स फॉर, जैसे हम पैरेट कहते हैं तो ये प साउंड होता है। प साउंड हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी प साउंड है। ये प साउंड हो गया आपका, जो ये कैपिटल लेटर के बजाय जो स्मॉल लेटर लिखते हैं ना, उसमें हमने स्लैश लगा दिए, ये प साउंड हो गया और ये हिंदी में प साउंड है। लेकिन ये जो साउंड है ना इंग्लिश में नहीं है, तो एन से ही काम चला जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब हिंदी लैंग्वेज में जो शब्द है उसके अगर इंग्लिश में स्पेलिंग लिखते हैं तो वो स्पेलिंग लास्ट में अगर ए है तो वो आ की मात्रा नहीं लगेगी, वह ए का साउंड होता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ। एक वर्ड आता है हिंदी में अगर लिखते हैं तो वह बनता है, ये मैंने क्या लिखा है, योग, और इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो उसकी स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं, ये। अब इसको हम वापस बोला, हमने हिंदी में स्पेलिंग लिखी है, वापस अगर इसको पढ़ते हैं तो हम क्या बोलने लग जाते हैं, योगा। अब ये योगा कहाँ से होगा भैया, जब हिंदी का ये मूल शब्द है और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग लिखी है, तो जो लास्ट में जो ए है वह ए साउंड को रिप्रेजेंट करता है, यानी योग। योग, योग में ग के बाद अ आता है ना, वो ये ए होता है और उसको हम मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं आ की मात्रा समझ के। तो ये मैंने आपको समझाना था। खैर, ये मैं आपको सिलेबस के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ग्रामर भी करवा रही हूँ, मुझे उम्मीद है ये आपको हेल्पफुल रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक के साथ। अब मनुस्मृति में वर्ण का जो डिवीजन, वर्ण का जो विभाजन किया गया है वो किस प्रकार से है। 4 प्रकार का वर्ण का विभाजन मनुस्मृति में मिलता है, और वो कौन से हैं। सबसे पहले जो हाईएस्ट हैं वो ब्राह्मण लोग, ऐसा माना जाता है कि उनके हिसाब से मनुस्मृति में कहा कि ब्राह्मण सबसे उच्च होते हैं, उसके बाद क्षत्रिय होते हैं, और क्षत्रिय के बाद जो निम्न स्तर उनके नीचे का है, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद होते हैं वो क्या कहते हैं उसको, वैश्य। वैश्य जो ये ब्राह्मण जो पूजा पाठ करते हैं, और क्षत्रिय जो ये सैनिक जो होते थे, उसके बाद वैसे जो बिजनेस करते थे, वैसे के बाद आते हैं शूद्र। और 4 ही वर्ण है, 4 वर्णों का बात की गई है हमारे मनुस्मृति में। हिंदू जो ये समाज में जो मनुस्मृति उसमें 4 वर्णों की बात की गई है। अब उस हिसाब से एक और बात उसमें लिखी गई है कि जो 2 डिविजन की बात की गई है कि 4 तो वर्ण है और 2 डिवीजन है। वो डिवीजन कौन से हैं, यानी जो 4 वर्णों में जो लोग हैं उन्हीं लोगों को 2 डिविजन में बांट दिया गया है। वर्ण के बाहर उन्हीं लोगों को 2 डिवीजन बनाए गए हैं। एक तो हीन, बिल्कुल जो लो पर्सन होते हैं, एक अंत्यावसीन यानी जिन्हें समाज से बाहर रखा जाता है, समाज में उनकी एंट्री नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे राइटर समझाते हैं कि इन 2 चीजों को समझ के हम कह सकते हैं कीपिंग द अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट मनुस्मृति, यानी छुआछूत, अछूत का जो भाव है उसको कीप करना, उसको रखना, उसको कंटिन्यू रखना मनुस्मृति के खिलाफ होगा। क्योंकि जब 4 ही वर्ण होते हैं और जब सभी लोगों को 4 वर्णों में ही काउंट किया जाना है, तो इसका मतलब जो शूद्र हैं, जो चौथे नंबर पे आते थे, उन शूद्रों की कैटेगरी में ही अछूतों को रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में तो नहीं लिखा जाएगा। जो लास्ट सबसे बॉटम पे जो शूद्र होते हैं, शूद्रों को ही अनटचेबिलिटी का जो पोर्शन है शूद्रों में ही काउंट करना जब है, तो इस हिसाब से क्या हमारे राइटर कहते हैं, इस हिसाब से तो अनटचेबिलिटी को मेंटेन करना मनुस्मृति के खिलाफ हो गया। उसके साथ साथ हमारे राइटर हमें ये भी समझाते हैं कि जो ये मनुस्मृति के तथ्यों को मानने वाला जो हिंदू समाज का वर्ग है, वह कहता है कि जो उच्च वर्ग से जो लोग हैं वह कहते हैं कि जो हम मनुस्मृति को अगर मानते रहें, ऑन दी अदर हैंड दी ऑर्थोडॉक्स हिंदू, ऑर्थोडॉक्स का मतलब है जो एकदम कट्टर हिंदू होते हैं, थिंक दैट
थिंक्स दैट, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू होता हुआ थिंक्स सोचता है, सिंगुलर है ये, थिंक्स दैट अवॉइडिंग अनटचेबिलिटी इज अगेंस्ट द हिंदू रिलीजन प्रिंसिपल्स। लेकिन जो कट्टर समाज, कट्टर हिंदू है, वह सोचते हैं कि अगर हम छुआछूत को अगर खत्म कर दें तो यह हिंदू जो धर्म है उसके उसूलों के खिलाफ हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मनुस्मृति के हिसाब से चले तो अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि अनटचेबिलिटी तो उसमें है ही नहीं, क्योंकि शूद्रों को ही अछूतों में शामिल किया जाता है, शूद्रों की कैटेगरी में अछूत आएंगे। लेकिन जो कट्टर हिंदू है वह सोचता है कि छुआछूत को अगर खत्म कर दिया तो यह हिंदू समाज में जो ये रूल्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वह उनके खिलाफ हो जाएगा। अब इसका कहने का मतलब क्या है, हमारे राइटर समझाते हैं कि हमारे राइटर का कहने का क्या भाव है। वो कहते हैं कि जो आम साधारण सा जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वह हिंदू सोचता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा हिंदू नहीं है वह सोचेगा कि मुझे ज्यादा इन चीजों की एजुकेशन की समझ नहीं, भैया जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भरकम बातें बता दी वो मेरी समझ में नहीं आई। मुझे तो एक ही बात का पता है कि 3 बैरियर मुझे सामाजिक बिहेवियर में बरतने हैं। वो 3 बिहेवियर कौन से, कि एक साथ किसी के साथ बैठ के खाना नहीं खाना है, कुछ लोगों के साथ शादी नहीं करनी है, अंतरजातीय विवाह अंतर विवाह नहीं करने हैं, और कुछ लोगों को फिजिकल टच से भी मैंने बचना है। कहने का मतलब उसे 3 बैरियर की समझ आते हैं, और हमारे राइटर कहते हैं कि उसे इन बातों की समझ है। इस वजह से जो पहले 2 बिंदु हैं वह तो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, किसी के साथ शादी नहीं करनी, बैठ के खाना नहीं खाना, इसका मतलब उनके बीच में जातिवाद है। और जो तीसरा तथ्य है वह तीसरा तथ्य अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब ये जो 2 तथ्य हैं इनकी वजह से कास्टिज्म बनता है, और जो तीसरा तथ्य है वह अनटचेबिलिटी को बनाता है। अब हमारे राइटर का ओपिनियन क्या है, हमारे ऑथर अपने विचार हमें बताएंगे कि ये सब बातें हमने जानी, अब उनके बारे में हमारे राइटर के विचार क्या। वो कहते हैं कि कास्ट एंड अनटचेबिलिटी आर इंटीग्रल। कहने का मतलब ये परस्पर है, जो जातिवाद है और छुआछूत है दोनों परस्पर है, बेस्ड ऑन सेम ओपिनियन, एक ही प्रकार के विचार के तथ्य पर आधारित है। यानी जातिवाद और छुआछूत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमारे राइटर का क्या ओपिनियन है, हमारे राइटर कहते हैं कि हिंदू सोशल ऑर्डर में जो इनइक्वालिटी है वह किस प्रकार से उसे बनाया गया है, वह यह है कि जो सबसे हाईएस्ट है, जो ग्रेडेशन हमें दिया गया है ना, स्तर सबसे हायर हमने पढ़ा था, ब्राह्मण माना जाता है हमारे हिंदू समाज में कि ब्राह्मण सबसे उच्च है, उनसे उच्चतम है ब्राह्मण, उच्चतर है क्षत्रिय, और जो उच्च है वह है वैश्य, और फिर निम्न वर्ग है वह है शूद्र, और जो निम्न से भी निम्नतर है वह हो गए जो ये अछूत। ये ब्राह्मण, ये वैश्य, ये सॉरी क्षत्रिय, ये वैश्य, और ये शूद्र, और ये अछूत, ये सबसे नीचे हैं। और हमारे राइटर कहते हैं कि जो हाईएस्ट हैं, सबसे उच्च हैं, उनके खिलाफ ये सारे हैं, लेकिन आपस में जुड़ना नहीं चाहते, और जो ये उच्चतर हैं इनके खिलाफ ये सारे हैं, ये भी आपस में नहीं जुड़ना चाहते। अब जो ये उच्च है इन तीनों के खिलाफ ये निचले 2 हैं। अब ये रुकेंगे कि भी हम नहीं आपस में जुड़ना चाहते। कहने का मतलब देखो देसी भाषा में समझने की बात है कि फिर सबसे निम्न है ये बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता। अब जो ये निम्न है ना, ये जो निम्न तर से ऊपर आ गया निम्न, ये जो निम्न है ये इन सब के खिलाफ है, लेकिन निम्न तर से तो यह भी नहीं जुड़ना चाहता। और अब सबसे जो निम्नतर है, सबसे निम्न हो गया, निम्नतम हो गया, यह इन सब के खिलाफ है। लेकिन एक विडंबना है कि जो ऊंचे है ना, ऊंचे के खिलाफ नीचे वाले सारे इस ऊंचे के खिलाफ रहते हैं, लेकिन अपने से नीचे वाले से जुड़ना नहीं चाहते। उन्हें डर है कि अगर कहीं वो उनके स्तर तक ना पहुंच जाए जहाँ पे वो है, यानी अपने से नीचे वाले को नीचे ही दबा के रखना चाहते हैं, और उच्च स्तर से अपने से ऊंचे वाले के खिलाफ वो रहते हैं कि वो नीचे आ जाए और अपने से नीचे वाले से जुड़ेंगे नहीं। ये हमारे समाज की विडंबना है। अब हमारे राइटर कंक्लूड करते हैं अपनी बात को कि किस प्रकार से उन्हें समझ आता है कि हिंदू समाज में क्या चला और क्या होना चाहिए। वो कहते हैं कि 3 टाइप्स
ऑफ सैंक्शंस, 3 टाइप सैंक्शंस ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी संस्था को 3 प्रकार से मान्यता प्राप्त होती है। किसी भी संस्था को 3 प्रकार की कौन सी मान्यता मिलती है, वो कहते हैं एक तो लीगल मान्यता होती है। लीगल का मतलब है जो एक कानूनी रूप से एक सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है और एक धार्मिक मान्यता किसी भी संस्था को प्राप्त होती है। अब जो लीगल और सोशल है, उन सब से मजबूत वाली मान्यता है धार्मिक मान्यता। कहने का मतलब क्या है, जो रिलीजियस इज स्ट्रोंगर, और जो धार्मिक भावना है किसी भी मान्यता के पीछे बहुत मजबूत होती है, और उसके बिहाइंड कास्ट सिस्टम और हमारी जो जातिवाद है उसके पीछे बदकिस्मती से धार्मिक मान्यता को ही बल मिला हुआ है। और अनटचेबिलिटी विल डिसअपियर ओनली व्हेन द कास्ट सिस्टम विल डिसअपियर। अब ये कहने का मतलब क्या है कि जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, वह तभी खत्म हो सकती है जब जातिवाद को खत्म किया जा सके। तो बच्चों, हमारे राइटर का कहने का मतलब यही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अनटचेबिलिटी के बारे में हमारे राइटर का क्या ओपिनियन आप बताएं, तो आप ये बात लिख सकते हैं। कोई भी ऐसे टाइप क्वेश्चन आपकी सर्चे से आए, उसमें ये बात आप जरूर लिख सकते हैं कि हमारे राइटर का ओपिनियन है अनटचेबिलिटी विल डिसअपियर ओनली व्हेन द कास्ट सिस्टम डिसअपियर। तो बच्चों, ये हमारा लेसन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर।